जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा ये क्लास हिंदी साहित्य का क्लास है जो UGC नेट और जो विद्यार्थी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन हैं UGC नेट में और PGT की तैयारी में, तो उन्हें हम एक साथ ही वीडियो बना रहे हैं। जब सिलेबस UGC का अलग हो जाएगा तो UGC के लिए अलग वीडियो बनाएंगे और टीचर के लिए अलग। तो अभी हम टीचर के लिए और UGC के लिए कंबाइंड वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सेम सिलेबस का हिस्सा है ये। कल हमने बात की थी, कल हमने इंट्रो वीडियो डाला था, उसमें हमने बात की थी कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई, कैसे साहित्य बना, किसको हम हिंदी साहित्य कहेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास का कैसे प्रयास किया गया लिखने का, उस पर हमने बात कर ली थी। और हमने 19वीं शताब्दी से पहले जो हिंदी साहित्य लेखन के प्रयास हुए उन पर बात की। एक्चुअली में वो साहित्य इतिहास लेखन नहीं था, वो कुछ रचनाएं थी जिनसे कुछ इतिहास का पता चलता है, साहित्य के इतिहास का पता चलता है, इसलिए हम उन्हें रेफरेंस में लेते हैं। बाकी वो मानक पुस्तकें हिंदी साहित्य के इतिहास की नहीं मानी जाती हैं। मेन प्रयास 1839 से हुआ जब गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक लिखी और वो फ्रेंच भाषा में लिखी। तो हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर आज बात करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। इतिहास लेखन की, साहित्य के इतिहास लेखन की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये उसी तरह है जैसे नॉर्मली इतिहास लिखने की जरूरत पड़ी, वैसे ही साहित्य का इतिहास लिखने की जरूरत पड़ी। साहित्य का इतिहास लिखने से हमें पूर्व में कैसा साहित्य था, कैसा परिवेश था, इसका पता चलता है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तो जनता की जो संचित चित्तवृत्ति है उसका प्रतिबिंब जब ये होता है, तो जैसे जैसे जनता की जो चित्तवृत्ति है वो बदलेगी, वैसे वैसे साहित्य भी बदलेगा, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो उस समय का समाज कैसा था, उस समय का परिवेश कैसा था, ये सारी जानकारी हमें साहित्य के इतिहास में मिलती है। और साहित्य उस समय कैसा लिखा जा रहा था वो सब भी हमें साहित्य के इतिहास में पता चलता है। साहित्य इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां रही, पद्धतियां रही हैं। 4 प्रमुख पद्धतियां हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक पद्धति है सबसे पहले वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, पहली पद्धति कौन सी है? वर्ण क्रमानुसार। इसमें क्या है? इसमें वर्ण क्रम के आधार पर, वर्ण क्रम के आधार पर, ये आपके समझने के लिए है, वर्ण क्रम के आधार पर रचना व रचनाकारों को शामिल किया गया। क्या किया गया कि वर्णक्रम के आधार पर रचना और रचनाकारों को शामिल किया गया। वर्णक्रम कैसे? जैसे डिक्शनरी में होता है उसी को कह सकते हैं वर्णक्रम। जैसे अगर हमें कबीर को रखना है, केशव दास को रखना है, कुंभन दास को रखना है, तो हम इन सब कवियों को एक साथ रख लेंगे क्योंकि इनका नाम का से आ रहा है या के से आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम मलिक मोहम्मद जायसी को और महादेवी को एक जगह रखेंगे क्योंकि दोनों का नाम माँ से आ रहा है। तो ये इस तरह के वर्णक्रम के आधार पर इसमें रखा गया। और जो इतिहास इस तरह लिखा गया कि जिसमें कवियों को, रचनाकारों को वर्णक्रम के आधार पर स्थान मिला, उसे वर्णक्रमानुसार बोलते हैं, या वर्णक्रम पद्धति या वर्णक्रमानुसार पद्धति। ठीक है, दूसरा है कालक्रमानुसार। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कालक्रमानुसार पद्धति। वर्णक्रम में आप
आपके मेन नाम जो आएंगे वो दो नाम आपको मिलेंगे। शुरू में जो लिखे हैं गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। दूसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सेंगर का। कालक्रमानुसार जो है ये कालक्रम के आधार पर, इसमें काल भी दिया है कवियों का कि किस समय है, तो कालक्रम या समय के साथ रचना और रचनाकारों का, रचना व रचनाकारों को शामिल किया गया। इसमें आपका मेन नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, और एक नाम आता है आपका मिस्र बंधु का। इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गारसा दत्तासी पे भी, शिव सिंह सेंगर पे भी, जॉर्ज ग्रियर्सन पे और मिस्र बंधु पे, सभी पे बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम ये बता रहे हैं कि इनका जो इतिहास है, जो साहित्य इतिहास है, वो कालक्रमानुसार है और इनका वर्णक्रमानुसार। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? ये पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें तथ्यों को शामिल किया गया है, तथ्यों का संकलन है। वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों का संकलन है, यानी कि क्रमबद्धता भी देखी गई है और उनका संकलन किया गया है वैज्ञानिक आधार पर, यानी कि रिसर्च करके। इसमें मेन नाम आता है आपका गणपति चंद्र गुप्त का, गणपति चंद्र गुप्त, और इनकी बुक भी पूछ दी जाती है हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगली पद्धति है, ये भी बुक का नाम भी पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसकी बुक है, तो गणपति चंद्र गुप्त की। अगली पद्धति है विदेहवादी, विदेहवादी पद्धति। विदेहवादी पद्धति, इसमें जो ये जो तरीका था, इसमें क्या किया गया, इसमें युगीन परिस्थितियों को शामिल किया गया, युगीन परिस्थितियों को शामिल किया गया। ठीक है, ये मेन पद्धति किसकी थी? ये भारत में तेन से प्रभावित थी, तेन से प्रभावित। तेन ने इसको 3 आधारों पर इस पद्धति का विकास किया था। वो आधार थे जाति, पूछ लिया जाता है जाति, वातावरण व क्षण। जाति का मतलब जाति नहीं है जो हिंदू वो ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह की जाति नहीं है। जाति का मतलब परिवेश से है, देश से है। जैसे किसी देश की बात हो तो वही उसी को उन्होंने जाति के रूप में लिया। जाति, वातावरण और क्षण, यानी कि वातावरण कैसा है, देश कौन सा है, और क्षण जिस पल में बात हो रही वो क्षण कैसा है, उसका भी प्रभाव राइटर पे पड़ता है। तो इसमें युगीन परिस्थितियों और राइटर की परिस्थितियों पर भी बात की गई और इसी से प्रभावित होकर जो साहित्य ये सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई गई। लेकिन मेन नाम इसके साथ जुड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और ये तेन से बहुत प्रभावित थे।
शुक्ल के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा एक हिंदी शब्द सागर ग्रंथ निकाला गया था। उसकी भूमिका के लिए इन्होंने ये लिखा था, जिसे बाद में इसे अलग से भी प्रकाशित किया गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे ज्यादा मानक पुस्तक है, जो एक तरह से आगे जितने भी इतिहास लिखे गए, जितने भी साहित्य के इतिहास पे पुस्तकें लिखी गई, उन सब की आधार रेखा रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास है। ठीक है, इसको हम मिटाएं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। फिर हम आपको लिखवा पढ़ाते हैं कि कौन किसने सर्वप्रथम प्रयास किया। ठीक है, और आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा, पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन, इसका सर्वप्रथम प्रयास किया, सर्वप्रथम नाम आता है गारसा दत्तासी। सर्वप्रथम जिनका नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया, वो थे गारसा दत्तासी। और ये कौन थे? फ्रेंच विद्वान थे या फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वान। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो वो किस में लिखा गया? फ्रेंच में। ठीक है, इनकी जो पुस्तक थी, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन, पहले नाम लिख लीजिए इनके ग्रंथ का। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक है, एंदुई हिंदी, हिंदुस्तानी उर्दू के लिए इन्होंने बोला, क्योंकि भारत में हिंदी और उर्दू दोनों एक साथ बोली जाती थी। अंग्रेजों के आने के बाद ही उन्हें हिंदी को हिंदुओं की भाषा बोल दिया गया और उर्दू मुसलमानों की भाषा, जबकि ऐसा कुछ विभाजन नहीं था। ये इनकी पुस्तक का नाम है और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ। इसका जो प्रकाशन है वो 2 भागों में हुआ। एक हुआ 1839 में और दूसरा 1847 में। 2 भाग में हुआ। और पहला संस्करण, इसका द्वितीय संस्करण निकला। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट याद रखना, नाम याद रखना किसकी पुस्तक है। फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा में 3 भागों में ये विभाजित था, 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। पहला 1870, दूसरा भी 1870 और तीसरा 1871 ईस्वी में। और इसी पे इम्पोर्टेंट बिंदु जो बनता है वो यही है कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। प्रथम प्रयास था जो किसमें था?
फ्रेंच भाषा में। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है फ्रेंच भाषा में, ठीक है। ये कालक्रमानुसार था, कैसा था, सॉरी वर्ण क्रमानुसार। और इसको अधिक मान्यता नहीं मिली। ये निश्चित है कि इससे हमें आगे जो हमारे विद्वान थे उनको सहायता अवश्य मिली, लेकिन इसको बहुत साहित्य के इतिहास की मान्यता नहीं मिली। पर फिर भी प्रथम प्रयास आखिर प्रथम ही होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास गारसा द तासी द्वारा किया गया। क्योंकि ये फ्रेंच विद्वान थे तो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ठीक है। किसमें लिखा गया, फ्रेंच भाषा में। तो ये आपके लिए पहले विद्वान है। इनके बाद हम बात करें तो इसको नोट करना है तो कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अभी हम सिर्फ आपको हिंदी साहित्य लेखन की बात कर रहे हैं। अभी हम काल विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे भी इन्होंने काल विभाजन किया भी नहीं था। पहला काल विभाजन आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का मिलता है। तो काल विभाजन हम एक साथ करा देंगे। अभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर बात कर रहे हैं। दूसरा नाम है आपका मौलवी करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन का। इन्होंने उर्दू में लिखा। इनकी जो बुक है उसका नाम है तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। ये इनका प्रयास भी माना जा सकता है और इसे कहते हैं कि इन्होंने इसका अनुवाद किया है गारसा द तासी की बुक का। कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है गारसा द तासी की बुक का, इन्होंने इसमें अनुवाद किया है और ये उर्दू में है। तो ये से भारतीय के द्वारा किया गया प्रयास माना जाता है, पर बहुत ज्यादा ये फेमस नहीं है। बुक का नाम शायद पूछ लें तो हमने आपको लिखा दिया। इसके बाद नाम आता है आपका शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। ये इनकी पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, शिव सिंह सरोज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इसे वर्ण क्रमानुसार ही लिखा था। बहुत महत्व नहीं है, केवल बुक का नाम ही याद रखना है। वर्ण क्रमानुसार ही लिखा था। और इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने कवियों की जीवनी लिखने का प्रयास किया था। जीवनी के रूप में कवियों की जीवनी लिखने का प्रयास किया था। बहुत ज्यादा आपको जानने की जो जरूरत है बस उसी पर बात करेंगे। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। ये भी वर्ण क्रमानुसार थी और कवियों की जीवनी लिखने का इन्होंने प्रयास किया था। गारसा द तासी में जो कवि थे उससे यहाँ कवियों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। कवियों की संख्या क्या हुई है, यहाँ पे बढ़ गई है। काल विभाजन का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद जो अगला नाम आता है वो आपका आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज, कहीं जॉर्ज लिखा रहता है, कहीं जॉर्ज भी लिखा रहता है। जॉर्ज ग्रियर्सन का अगला नाम किसका है, अगला नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। और इनकी पुस्तक का नाम है
इनकी पुस्तक का नाम है द वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पुस्तक का शिव सिंह सरोज की पुस्तक थी, ये 1883 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। हालांकि प्रकाशन वर्ष पूछता नहीं है, 1888 में इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था इसका प्रकाशन जो हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका जो प्रकाशन 1888 में हुआ वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक पत्रिका विशेषांक के रूप में हुआ था। एक पत्रिका विशेषांक के रूप में। ठीक है, और इसका जो मूल बुक का प्रकाशन था, जो पुस्तक के रूप में ये आई, ये पुस्तक के रूप में 1889 में अगले साल ही इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, और ये कैसे लिखा, इन्होंने कैसा लिखा है? इन्होंने जो इतिहास लिखा है वो काल क्रमानुसार लिखा है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आपका अगला नाम आता है मिस्र बंधु का। आप नोट कर लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना या पॉज करके कर लेना। अगला नाम है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु, और इनकी पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम है मिस्र बंधु विनोद। ये चार भाग में थी। 4 भाग में इसका प्रकाशन हुआ। कितने भाग में? मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भाग में हुआ? 4 भाग में। प्रथम जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए, और जो 4th भाग था ये 1934 में प्रकाशित हुआ। 3 13 में, चौथा 34 में, याद रख सकते हैं। आप सोचते होंगे कि मिस्र बंधु लिखा है
तो बंधु मतलब होता है भाई, यानी कि मिस्र भाई। तो इसमें कौन कौन शामिल है? ये एक व्यक्ति नहीं है, इसमें 3 व्यक्ति शामिल हैं। ठीक है, कितने शामिल हैं? 3 व्यक्ति। और हो सकता है ये पूछ दिया जाए, मिस्र बंधु में 4 नाम कोई दे दिए जाए और पूछा जाए इनमें से कौन मिस्र बंधु में शामिल नहीं है। तो आप मिस्र बंधु में देखेंगे एक नाम तो है श्याम बिहारी मिस्र, एक नाम है सुखदेव मिस्र, एक नाम है गणेश बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, GSS। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव मिश्र, ये मिस्र बंधु में शामिल हैं। मतलब 3 भाई मिलकर एक पुस्तक निकाले, मिस्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। और ये पुस्तक भी आपकी काल क्रमानुसार ही है। कैसी है? काल क्रमानुसार। ठीक है। अगला बड़ा नाम आपको अब मिलेगा रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनके बारे में हम लिखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसे मिटा देती हूं मैं। आप अपने रिव्यू कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल हमने बनाया है, अभी नया चैनल है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, आप वहां से नोट कर सकते हैं और उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहां से उसमें डिस्कशन कराया जाएगा हिंदी का। ठीक है। अगला आपका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये एक तरह से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की आधारशिला है, आधार रेखा है। इन्हीं के आधार पर बाकी सारे आगे के जितने भी इतिहास लेखन हुआ वो इन्हीं को आधार बना के किया गया। किसी ने इनकी आलोचना की, किसी ने इनके समर्थन में लिखा, पर मूल रूप में, मूल बिंदु के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। और इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा एक ग्रंथ निकला था, हिंदी शब्द सागर। इसकी जो भूमिका थी वही भूमिका के रूप में क्या लिखा गया था, ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये ग्रंथ निकाला गया था। बाद में ये अलग से पुस्तक के रूप में आई, लेकिन पहले इसका प्रकाशन इसी रूप में हुआ था। ठीक है। इनका एक बड़ा फेमस वो है, कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यही लिख देती हूँ। जैसे हमने अभी भी बोला था, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है। किसी देश का साहित्य, तेन से प्रभावित है ये, किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति
चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, बहुत फेमस कोटेशन है, ये याद रखना है। अभी जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हमने जान लिया, हम एक चीज थोड़ी सी आपको हिंट दे दें। ये जो पद्धति पढ़ा रहे थे, हमने आपको 4 पद्धति बताई थी, वर्ण क्रमानुसार, काल क्रमानुसार, वैज्ञानिक पद्धति और विदेहवादी पद्धति। एक और पद्धति पे बहुत बहस होती है, वो है नारीवादी पद्धति। हालांकि मेन वही 4 हैं, पर इस पर भी काफी विमर्श है। ठीक है, बहुत विमर्श है इस पद्धति पर भी, और कहा जाता है कि अभी तक का जो इतिहास है वो पुरुषों के लिए लिखा गया है। तो इन लोगों का मानना है कि हिज हिस्ट्री की बजाय हिज हिस्ट्री के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास हर हिस्ट्री के रूप में हो, हर हिस्ट्री के रूप में हो। ठीक है, इसकी मेन राइटर का एक नाम आपको मिलेगा, सुमन राजे। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और सुमन राजे का कथन है कि अब तक का इतिहास, ये कथन पूछा जा सकता है अब कि ये कथन किसका है, अब तक का इतिहास पुरुषों का इतिहास है, पुरुषों का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। उससे पहले हम 2 राइटर की बुक्स और आपको लिखवा दें जो विदेशी राइटर हैं। एक है एडविन ग्रीव्स। इनकी पुस्तक आई 1955 में, जिसका नाम था अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर, ये भी बहुत पूछी जाती है। दूसरा नाम है M.C.K। इनकी पुस्तक आई 1977 में। इसका भी नाम इससे मिलता ही जुलता है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। इसके बाद हम लिखाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक और कुछ पुस्तक हैं 2-4, उनके नाम इम्पोर्टेंट है, वो कल के वीडियो में हम आपको दे देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।